नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। समय के इस परिस्थिति में अभी सभी को समस्याएं हैं, तो सब समस्याओं का समाधान घर में ही रहना ही है। इसलिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही साथ जहां तक हो सके दूसरों को मदद करें। तो हम लोग इस क्रम में जो हम लोग यहाँ पे आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु क्लास ऑनलाइन में, जहाँ पे हम लोग शिक्षक संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट हो, सी टेट हो, केंद्रीय विद्यालय हो, है ना, आपका अलग अलग टेट एग्जाम है, B.Ed D.El.Ed का कोर्स है, सब कुछ हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारा चर्चा होगा सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सी टेट में जो पहला एग्जामिनेशन हुआ था 2011 में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, और ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से क्वेश्चंस बनाना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और बेटर तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों को इसमें समय दिया जाएगा, आप लोग को 10 से 15 से 20 सेकेंड मिलेगा, आप लोग को उसका आंसर कमेंट में करना है, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप इसका सोशल हैंडल्स फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, सब पे आप लोग जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी दिया गया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास को शुरू करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा। तो अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला, विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह जो विचार है किससे संबंधित है? तो आपके पास चार ऑप्शंस मिला है आपको। एकीकृत का सिद्धांत, जो ये सिद्धांत है आपको शिक्षण विधि का सिद्धांत है। दूसरा है अंतर क्रिया का सिद्धांत, अंतर क्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंधों का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन से क्लियर है, विकास कभी न खत्म होने वाली। जब कोई भी चीज कभी नहीं खत्म होगी, जीवन पर्यंत चलेगी, तो इसमें क्या चीज होगा? कंटिन्यूटी होगा। वो क्या है? क्रम लगातार होगा, वो बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? निरंतरता का सिद्धांत। ये किस में आ जाएगा? तो निरंतरता का सिद्धांत में आएगा। तो जिन लोगों ने इसका चार ऑप्शंस दिया है उसका सही है जवाब, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो बच्चों के बौद्धिक विकास के चार भिन्न भिन्न चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई है? चार भिन्न भिन्न सिद्धांत। तो ये आपका स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग और एरिक्सन। तो मैं इसको बता देता हूँ, ये जीन पियाजे जी ने दिया है, जो एक मनोवैज्ञानिक थे। और जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास को चार भागों में बांटा है। और उन्होंने कहा था जो छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है? एक वैज्ञानिक होता है। वो एक वैज्ञानिक की तरह काम कोई भी चीज़ करता है, और आसपास में जितने भी चीज़ होते हैं उस चीज़ से वो क्या करते हैं? ढूंढने का प्रयास करते हैं। इन्होंने जो तीन चार भागों में बांटा है, वो पहला था आपका 1 नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग संवेदी पेशीय अवस्था। क्या बोलते हैं? संवेदी संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि आपका इसका टाइम पीरियड है 0 to 2 ईयर, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। और इस अवस्था के बाद दूसरा अवस्था आपका इन्होंने दिया था, वो था आपका पूर्व परिचालन अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये था आपका 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक था? 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते थे।
तीसरा इन्होंने जो दिया है 3 नंबर पे, वो था आपका ठोस संख्यात्मक या परिचालन अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन ये आपका 7 to 12 ईयर और कहीं कहीं 11 ईयर, मतलब 7 से 11 साल या 12 साल दोनों मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। चलिए, उसके बाद आपका जो आता है चौथा नंबर पे आ रहा है, उसे हम लोग कहते हैं औपचारिक परिचालन अवस्था। क्या बोलते हैं? औपचारिक परिचालन अवस्था या संख्यात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल। ये होता है 11 या 12 वर्ष से वयस्कावस्था तक। कहाँ तक होता है? युवावस्था या वयस्कावस्था तक होता है। वयस्कावस्था तक ये होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 4 अवस्थाओं में स्किनर जी ने बदला पियाजे कोहलबर्ग एरिक्सन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पियाजे जी ने बदला है, तो इसे क्या कहते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन, तो जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन हम लोग इसका स्पेशल क्लास करेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस देखे हैं और ये 4 चीज को आप लोग जो मैंने बताया याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहले आप लोग उसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन पहले पढ़िए तब मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, युवा बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में अभिभावक एक भूमिका निभाते हैं। क्या भूमिका निभाते हैं? तो ऑप्शन आपका एक नंबर है सद्भावनापूर्ण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इधर देखिए नीचे में, उदासीन। तीसरा है ऋणात्मक और चौथा है अग्र सक्रिय। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। चलिए तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन जो है आपका, युवा बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में अभिभावक, जो युवा बच्चे होते हैं, अभिभावक का क्या भूमिका होता है? तो सद्भावनापूर्ण होते हैं, सद्भाव उसको देते हैं। दूसरा आपका जो है इधर है उदासीन होते हैं। तीसरा है ऋणात्मक होते हैं। चौथा अग्र सक्रिय होते हैं। तो उदासीन और ऋणात्मक तो नहीं होते हैं, थोड़ा हमारा गुस्सा आता है लेकिन उदासीन नहीं होते हैं। मेन रूप से अग्र सक्रिय क्या होते हैं? ज्यादा एक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं? अग्र सक्रिय होते हैं। तो जिन लोगों ने 4 आंसर दिया है उसका सही है कि युवावस्था में भी उसके जो गार्जियन होते हैं बच्चों के प्रति अग्र सक्रिय। और अग्र सक्रिय होने से क्या होता है कि वो बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, घर में किस तरह से पढ़ रहा है, कैसे कैसे दोस्त बनाए, सभी की जानकारी उसके गार्जियन को रहता है। और अगर कोई बच्चा गलत काम करता है, गलत रास्ता पे जाता है, तो उसे वो संभाल भी सकते हैं। इसलिए सब प्रत्येक गार्जियन को बहुत ही आवश्यक है कि वो बच्चे को युवावस्था में हो या किसी भी अवस्था में हो, सक्रिय भूमिका उसके पढ़ाई के प्रति लगाना चाहिए। और इससे क्या होगा, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक कोरिलेशन होता है, किसी भी तरह का बात छुपाया नहीं जाता है, कंप्लीट क्लियर रहता है। और जिससे क्या होता है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 4 नंबर। बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। जवाब देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद तो हम लोग आंसर करेंगे ही, है ना। चलिए तो मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। क्वेश्चन है, अधिगम के आंतरिक सिद्धांत, अधिगम के आंतरिक सिद्धांत को किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया है? तो ये जो वैज्ञानिक का नाम दिया है, पहला है जीन पियाजे जी हैं, वाइगोत्स्की जी हैं, गेस्टॉल सिद्धांत है या पेवलोव है। तो गेस्टॉल सिद्धांत या गेस्टॉल सिद्धांतवादी। तो इसका जो आपका आंसर है 4 का, वो 3 है गेस्टॉल सिद्धांतवादी। जिन लोगों ने भी 3 दिया है गेस्टॉल सिद्धांतवादी ने दिया है आंतरिक सिद्धांत, ठीक है ना, जिसको हम लोग इनसाइड थ्योरी बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूँ।
गेस्टोल मनोविज्ञान की स्थापना जर्मनी में मैक्स वर्डाइमर, किसने किया था? मैक्स वर्डाइमर जी ने, और ये 1912 ईस्वी में किया था। कब? 1912 में। किस चीज़ को? आपका गेस्टोल्ट मनोविज्ञान का। इसमें सिर्फ वर्डाइमर जी नहीं थे, इसके और सहयोगी थे। सहयोगी का नाम है आपका, 2 सहयोगी थे, कर्ट कोफका जी थे और कोहलर जी थे, है ना। कोफका, कोहलर और वर्दामी, इस तरह से आप जान सकते हैं। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया का सिद्धांत है, उद्देश्य है, और ये अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। इनसाइट थ्योरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टलवादी कहा जाता है। और ये गेस्टलवादी क्या होगा? 3 आदमी ने मिलकर दिया था, वर्दाइमर ने इसका शुरू किया था। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ये 3 गेस्टलवादी सिद्धांत नहीं दिया जाएगा, 3 आदमी का नाम में से कोई रहेगा, वर्दाइमर हो, कोफका हो, या फिर कोहलर हो, तीनों में से किसी का नाम रहेगा तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2011 में ही नहीं, अभी तक जितना एग्जाम हुआ लगभग एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए 5 नंबर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसको। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा है। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा मतलब मोटिवेशन क्या है, क्या काम करता है, प्रेरित किस, उससे क्या लाभ होता है हमें, है ना। तो आपका ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को कई दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित करता है। अगर अधिगम में प्रक्रिया में अगर प्रेरणा मोटिवेशन है तो वो अलग अलग दिशा में शिक्षार्थी सोचते हैं, तो ये बात भी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग सभी ऑप्शंस को देखेंगे, उसके बाद उसमें बेटर ऑप्शंस को चुनेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम के लिए रुचि पैदा करना। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम की रुचि पैदा करना, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है कि बच्चे में इंटरेस्ट जगता है मोटिवेट होने से। अगर किसी को पढ़ने का मन नहीं है तो अगर मोटिवेट होंगे तो इंटरेस्ट जगेगा, है ना। तो मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। अगर आप किसी चीज़ में सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं और आप कहीं से मोटिवेट होते हैं, देखिए एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं अभी, है ना। तो आप उससे मोटिवेट होते हैं, अलग अलग चीज़ों से कोई आप मोटिवेट हो सकते हैं, अपने आप से सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं। तो 2 नंबर अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, शिक्षार्थियों की याददाश्त को बढ़ाना। तो याददाश्त को बढ़ाना प्रेरणा से उतना इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करता है। और तीसरा है, पुराना अधिगम एवं नए अधिगम से अलग करना। पुराना अधिगम और नए अधिगम से अलग करना, ये बात भी इसमें, ये तो कंप्लीट 4 नंबर नहीं बैठ रहा है। सबसे बेटर क्या होता है, अधिगम प्रक्रिया में अगर प्रेरणा मिलता है तो बच्चे में अधिगम के प्रति रुचि क्या होता है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट के प्रति। अगर आपको कोई काम के प्रति रुचि नहीं है, अगर आपको कोई मोटिवेट कर दिया ये काम करने से बहुत लाभ होगा, आप बहुत सक्सेस कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, या किसी कष्ट से आपको निजात मिल सकता है, तो उस काम के प्रति आपका क्या होगा, रुचि बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाता है आपका 2 नंबर। तो 2 नंबर जिन लोगों ने सोचा है या आंसर कॉमेंट किया है उसका सही है। ओके, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं, सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, जिसका सही सही हो रहा है। चलिए देखिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान युवा बच्चे का लक्षण नहीं है। एक तो पहला बात क्या होना चाहिए, वो बुद्धिमान होना चाहिए और वो युवा होना चाहिए। कौन सा लक्षण नहीं है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है, वह जो सोच को एक अमूर्त तरीके से रखता हो। अपने थिंकिंग, अपने विचारों को अमूर्त मतलब बिना किसी चीज का सहारा से वो इमेजिनेशन करके अपने बात को रखता हो, तो ये तो बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकते हैं, है ना। तो ये बात तो आपका सही है। तो आपको क्या चुनना है, नहीं चुनना है। मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं अलावा केवल ये सब चीज को आपको ध्यान देना। तो नहीं यहाँ पे बात आ रही है तो नहीं पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, वह जो एक नए वातावरण में स्वयं को समायोजित करता है। वह जो नए वातावरण में स्वयं को समायोजित करता है, किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो, किसी भी तरह का परिस्थिति हो, वहां पे अपने आप को वो एडजस्ट कर लेता है, समायोजित करता है, ढाल लेता है। तो ये तो अच्छी बात है, ये क्वालिटी है बुद्धिमान बच्चे की, है ना। ये गुण सभी में होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति, अगर अभी समस्या कोई चीज का आया हुआ है तो उस समस्या से लड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तैयार रहना है, अपने आप को एडजस्ट करना है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, वह
जो लंबे पाठ को तेजी से लिखने में समर्थ हो। अब बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई भी पाठ है तेजी से कॉपी में लिख दिए तो वो बुद्धिमान होगा, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे नॉर्मली बहुत कोई लिख लेते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बहुत ही कम महत्व लग रहा है। नेक्स्ट और ऑप्शन देखते हैं चौथा, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। चौथा ऑप्शन है वह जो संप्रेषण को तेजी से एवं उपयुक्त तरीके से करने की क्षमता था। संप्रेषण मतलब बातचीत करना, किसी भी समस्या से कम्युनिकेट करना, तेजी से एवं उपयुक्त तरीके से करने में क्षमता रखता था। ये तो अच्छी बात है, ये बुद्धिमान व्यक्ति ही करते हैं, सभी सिचुएशन में अपने बातों को रखने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपका 4 नंबर मतलब 1 2 3, 1 2 4 सही है, 3 गलत है। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है क्या नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो जिन स्टूडेंट ने 3 दिया है उसका क्या है, सही है। ओके, चलिए बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब आ रहा है कमेंट में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नीचे है, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, मैं फिर ऑप्शन को दिखाता हूँ। वह कौन सा स्थान है ना, जहां किसी बच्चे के बोधात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन आपका ऊपर में सभागृह है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है घर, तीसरा है खेल का मैदान, चौथा है स्कूल व कक्षा। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, तब मैं बताता हूँ आप लोगों को। देख लिए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, फिर मैं बताता हूँ। वह कौन सा स्थान ऐसा प्लेस है जहाँ पे बच्चे को बोधात्मक विकास को बेहतर तरीके से मतलब बच्चे का जो बुद्धि का विकास है, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट अच्छा से परिभाषित करते हैं। सभागिरी जहाँ सभा करते हैं, उसके बाद आपका ऑप्शन था नीचे में घर, जहाँ पे वो बच्चा रहता है, दूसरा है खेल का मैदान जहाँ वो खेलता है, चौथा है स्कूल वो कक्षा। तो सबसे बेटर अच्छा बुद्धि के बारे में अगर बात हो रही है ना, सामाजिकरण के बात नहीं हो रहा, बुद्धि के बारे में बात हो रही है, तो सबसे अच्छा कहाँ होगा, स्कूल वो कक्षा होगा। क्या हो जाएगा आपका, स्कूल वो कक्षा। वहां पे उसका क्या होता है, बोधात्मक विकास सबसे अच्छा होता है। जिन लोगों ने 4 दिया है तो उसका सही है ना। चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह से सभी ऑप्शंस पे डिस्कस करते हुए अगर हम लोग क्वेश्चंस बनाना सीख गए तो कोई भी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं रहेगा। शिक्षक संबंधित सभी परीक्षाओं का तैयारी आप यहाँ पे करके अच्छा से निकाल सकते हैं। साइकोलॉजी हो, पेडागोजी हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हुआ। इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को पढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चे वस्तु व घटनाओं के बारे में तर्कात्मक रूप से सोचने लगते हों। तो ये जो मैं 2 नंबर में बताया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग को इसका जवाब देना है। बहुत को जवाब दे रहे हैं, तो देखते हैं। पूर्व परिचालन अवस्था, दूसरा है ठोस परिचालन अवस्था, तीसरा है संवेदी पेशीय अवस्था, चौथा है औपचारिक परिचालन अवस्था। तो मैंने इसमें आप लोगों को बता दिया था कि ठोस परिचालन या ठोस संचालन अवस्था, जिसको स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन कहते हैं, ये 7 से कितना होता है, 7 to 12। क्या होता है, 7 से 12 अवस्था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, वह अवस्था जब बच्चे वस्तुओं व घटनाओं के बारे में तर्कात्मक रूप से सोचने लगते हैं, तर्क करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपका ठोस परिचालन अवस्था शुरू करते हैं। और सबसे अच्छा तर्क कब करते हैं वो, इसके बाद वाली अवस्था में, औपचारिक परिचालन अवस्था में। लेकिन यहाँ पे शुरू कब करते हैं, तो ठोस परिचालन अवस्था में। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठोस परिचालन अवस्था। तो जिन लोगों ने ये 2 आंसर दिया है उसका क्या है, सही है। क्या हो जाएगा 8 का 2। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आया इसमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। चलिए इसका आप लोग जवाब दे दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। नहीं को हम लोग देख लिए, उसको अंडरलाइन करेंगे, तब फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। मतलब 3 ऑप्शन सही और 1 गलत होगा, है ना। पहला है शारीरिक, शरीर से नियमित अंतराल पर अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन।
शरीर से नियमित अंतराल पर अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में होते हैं, अपशिष्ट चीजें, वो बाहर निकलता है, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है संगति की आवश्यकता, संगति की आवश्यकता, जो भी हम लोग फ्रेंड बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं। तीसरा का सामुदायिक अनुमोदन या प्रशंसा की आवश्यकता है, सामुदायिक अनुमोदन हो, उसका प्रशंसा हो। और सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, यहाँ पे सोशलाइजेशन के बारे में बात कर रही है। और चौथा भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, उसके भावनाओं को, उसके इमोशंस को, है ना, उसके संवेग को सुरक्षा मिले। तो ये 3 ऑप्शन जो आपका है, 2, 3 और 4, ये तीनों सही है। और गलत क्या लग रहा है, शरीर से नियमित अंतराल पर अपशिष्ट पदार्थ निकलना। इससे सामाजिकरण या मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी से कोई मतलब इसको है नहीं, वो तो शरीर का पार्ट्स है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। तो जिन लोगों ने 1 आंसर किया है उसका क्या है, सही है। तो बहुत बहुत अच्छा, हम लोग आंसर इसका किए हैं, है ना। तो इसको हम लोग 1 लेके चलेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका 1 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर आ गया आपके पास क्वेश्चन, जल्दी से 10 का जवाब दीजिए आप लोग। जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सेम एज क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, आप लोग खुद देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा। और साथ ही साथ इस तरह से बनाने, सब ऑप्शन पे डिस्कस करने से आपको समस्याएं नहीं रहेंगी। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, और साथ ही साथ जो व्यक्ति नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दूसरों तक पहुंचाइए। आपका अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें भी शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे को भी लाभ मिले, है ना। चलिए, तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षार्थियों में रचनात्मकता को पोषित करता है, क्रिएटिविटी को पोषित करता है, रचना करने के लिए, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है आपका, स्कूल जीवन के प्रारंभ से ही उपलब्धि लक्ष्यों पर बल देना। उपलब्धि लक्ष्यों पर मतलब स्कूल जीवन के प्रारंभ से ही उपलब्धि, कैसे उपलब्धि होगा, इस पे बल देंगे। मतलब इसमें क्या, प्रेशर का बात हो रहा है। और जब भी प्रेशर देंगे तो बच्चे अधिक रचना नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन उतना सुटेबल नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। परीक्षा में अच्छे प्राप्तांकों के लिए छात्रों को कोचिंग करना, कोचिंग का बात, ट्यूशन का बात, होम ट्यूशन का बात आए तो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। कोचिंग का कोई भी प्रावधान आपके एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, लेकिन अभी कोचिंग का ही नीड है। तो क्या कीजिएगा, ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं, कारण से बच्चे कोचिंग करते हैं। लेकिन कोचिंग का प्रावधान आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को बनाने के सेंस से नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो 2 तो ऐसे गलत हो गया आपका। तीसरा आपका है अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों को छात्रों को बतलाना। अच्छी शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों को छात्रों को बतलाएंगे कि ऐसा ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा ऐसा मतलब आपको मोरल वैल्यू करना है। तो ये बात भी थोड़ा सा सही है, लेकिन इससे बढ़िया ऑप्शन आपको लोगों को देखना है। चौथा नंबर ऑप्शन है आपका, प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभा को पोषित करना, ताकि उनमें प्रश्न पूछने की क्षमता का विकसित हो। बस आपका ये ऑप्शन परफेक्ट नहीं, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है कि शिक्षार्थियों में रचनात्मकता को पोषित करना। किस बात से कथन से आ रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को आंतरिक प्रतिभा, उसके अंदर में जो कोई प्रतिभा है उसे पोषित करेंगे, उसे बूस्टअप करेंगे, ताकि उनमें प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित हो सके, ताकि वो अधिक से अधिक क्या करे, क्वेश्चन पूछ सके। क्लियर है। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर। तो जिन लोगों ने 10 का 4 आंसर किया है उसका क्या है, सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं आज। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए कमेंट में। मन के मानचित्र का अर्थ है मैप ऑफ माइंड। मैपिंग ऑफ माइंड, मानचित्रण का अर्थ। चलिए, बहुत अच्छा जवाब आना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका। मन के मानचित्रण का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है मन का चित्र बनाना, मन का चित्र बना देंगे। सिर्फ चित्र बनाने से मन का मानचित्र का मतलब नहीं है। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान, मन में जो क्रियाएं हो रही हैं, क्या क्या आपको पता होगा कि जो मनोविज्ञान है, जो हमारा साइकोलॉजी है, पहले मन का विज्ञान था, आत्मा का विज्ञान था, है ना। अभी नहीं, जो है व्यवहार का विज्ञान है। तो मन का क्रियाशीलता पर अनुसंधान, कि मन क्या क्या करता है, किस तरह से कर रहा है, क्या समस्या है, किस तरह सोचता है, क्या करता है। तो इस चीज पे अनुसंधान करना, रिसर्च करना। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, समझ को बढ़ाने की एक तकनीक, मन का मानचित्रण से समझ को बढ़ेगा। तो ये भी ऑप्शन उतना अच्छा नहीं लग रहा है। खोजी प्रवृत्ति की कार्य योजना,
खोज प्रवृत्ति उससे बढ़ेगा। मन का मानचित्र बनाने से खोज प्रवृत्ति बढ़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। भूगोल बच्चे का अगर हम मन का मानचित्रण करेंगे तो कोई जरूरी है कि उसका दिमाग खोजी प्रवृत्ति का हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हैं। तो सबसे परफेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो है 2 नंबर कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। क्या करना है आपको? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। तो 11 का जिन लोगों ने 2 आंसर दिया है उसका क्या है? करेक्ट है। ओके, चलिए ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। एक युवा बच्चा भूतकाल में, मतलब जो चीज बीत चुका है उसे भूतकाल में किसी घटना या साधित स्थिति है, यहाँ पे स्थिति पर किसी प्रतिक्रिया को पुनः वर्तमान काल में दोहराता है। भूतकाल क्या होता है? जो चीजें बीत चुका है। हम लोग भूत कहते हैं। भूत क्या होता है? जो व्यक्ति मर गया वो भूत बन गया, मतलब भूतकाल, है ना। तो भूत की घटना की प्रतिक्रिया को पुनः वर्तमान काल में दोहरा रहा है, मतलब कोई बात पहले किया था वैसा चीज फिर से कर रहा है। तो क्या, किस संबंध से, क्या कारण है इसका, तो उसे हम लोग देखते हैं। पहला, अधिगम प्रक्रिया में दृष्टिकोण के नियम से, कि अधिगम प्रक्रिया में इसका कैसा दृष्टिकोण था पहले और अभी दोनों में वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। तो ये ऑप्शन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है अधिगम को तत्परता से ग्रहण करने का नियम से। तत्परता से वो पहले जो जैसे ग्रहण कर रहा था उसी तरह से फिर ग्रहण कर रहा है, ये बात भी उतना आपको उचित ढंग से बैठने रहा। अधिगम की अनुरूपता के नियम से, अनुरूप, पहले जो भूतकाल में जिस तरह से वो काम कर रहा था उसी के अनुरूपता के नियम को आगे वो बढ़ा रहा है, उसी ढंग से काम वो कर रहा है और उसमें इम्प्रूव करते हुए। तो ये नंबर सबसे बढ़िया आ रहा है 3। चौथा है अधिगम के प्रभाव के नियम। प्रभाव नहीं, भूत का प्रभाव भविष्य में पड़ेगा तो वही काम नहीं करेगा ना, उसके अलावा दूसरा काम करेगा ना। तो 4 नंबर थोड़ा सा लग रहा नहीं, 4 नंबर नहीं होगा आपका। अनुरूप मतलब कि भूत में जैसा चल रहा था वो उसी के अनुरूप चल रहा है, तो ये आपका 3 होगा। और अधिगम के प्रभाव अगर होगा तो फिर वो नियम क्यों अपनाएगा वो। तो इसमें सबसे अच्छा बेटर आंसर 3 होगा। तो जिन लोगों ने 3 दिया है उसका क्या है, सही है, अधिगम की अनुरूपता के नियम से। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से आप लोग जवाब कीजिए इसका। बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब आ रहा है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। प्राथमिक स्तर मतलब 1 से 5 क्लास पर छात्रों में अधिगम की समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? पहला है आसान व रुचिकर पाठ्य पुस्तकें। दूसरा है कहानी सुनने की विधि। तीसरा है अक्षमताओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियां अपनाना। और चौथा है विषयों से संबंधित रंगीन व महंगे पाठ्य सहायक लेखक प्रयोग। देखिए, आसान व रुचिकर पाठ्य पुस्तकें, अधिगम समस्या को दूर करना है। इस क्वेश्चन पे गौर की जगह इस लाइन पे, क्या यहाँ पे अधिगम समस्या को आपको दूर करने के लिए बारे में करना है, और वो जो भी कठिनाइयां हैं उसे दूर करने की बात कर रही है। तो यहाँ पे आसान व रुचिकर पाठ्यक्रम पुस्तकें से मतलब नहीं है। अधिगम समस्या हो रहा मतलब कोई समस्या है तो उसको कैसे दूर करना है। दूसरा, कहानी सुनाने की विधि से, कहानी सुनाने से अधिगम का समस्या दूर होगा, कोई जगह कहानी से बच्चे को रुचि पैदा हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी उतना बेटर नहीं हो रहा है। और क्षमताओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाना। 13 का जो 3 है, अगर कोई बच्चे को अक्षमता है या कोई समस्या है, कोई बीमारी है, डिसलेक्सिया है या सुनने में दिक्कत है, कोई दिव्यांग बच्चा है, तो इन सब समस्याओं को क्लास में, जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, समावेशी शिक्षा में होता है, उसमें सभी समस्याओं को देखते हुए जो परफेक्ट टीचिंग मेथड, जो शिक्षण विधि होगा उस चीज को अपनाना। सबसे बेटर ऑप्शन 3 नंबर आ रहा है। रंगीन वो महंगा पाठ आराम से आएगी, ये कभी भी नहीं होगा, महंगा चीज को आपको नहीं देना है। तो जिन लोगों ने 13 का 3 दिया है उसका आंसर क्या है, सही है। तो बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी 14 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग।
देखते हैं हम लोग 14 नंबर, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ऑप्शन है आपका विशेष स्कूलों में, विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य समान बच्चों के साथ, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। मतलब ऐसे बच्चे जिसे क्या है कि विशेष अवसर वाले बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष स्कूलों में, मतलब स्पेशल स्कूल में पढ़ाना चाहिए। मतलब विशेष अवसर वाले जैसे जो दिव्यांग विकलांग बच्चे हैं या तेज विजुअल बच्चे हैं तो उसको अलग पढ़ाना चाहिए, एक साथ पढ़ाना चाहिए। तो आप लोगों को पता है समावेशी शिक्षा क्या करता है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ताकि दोनों में भेदभाव नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो आपके लिए अन्य समान बच्चों के साथ पढ़ाना सबसे बेटर आंसर होगा। तो जिन लोगों ने 3 इसका आंसर दिया उसका क्या है, सही है। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, और ये मैं पहले पिछले क्लास में बताया हूँ आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन में समस्या नहीं, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, है ना। चलिए बढ़िया जवाब दीजिए आप लोग। डिसलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है? बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। पढ़ने में असमर्थता या विकार क्या होता है? डिसलेक्सिया पढ़ने में असमर्थता, कोई बच्चा अच्छा से नहीं पढ़ रहा है ना, तो असमर्थ हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो बीमारी क्या है, डिसलेक्सिया। व्यवहार का विकार नहीं, मानसिक विकार नहीं, गणितीय रहता है, जिसके कुलकुलिया होता, लिखने का था ग्राफिया होता, डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पे क्या है, पढ़ने का है तो डिसलेक्सिया। ओके, तो जिन लोगों ने 15 का 3 आंसर दिया है उसका क्या है, सही है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को ये 15 में कितना मार्क्स आया, और कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और आप लोग निश्चित होकर रहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट क्लास हम लोग डे बाय डे लेंगे, सभी सब्जेक्ट को देखते हुए पढ़ेंगे, जो टॉपिक में दिक्कत है उसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। और आप लोग धैर्य बनाए रखिए, कोई भी समस्या है उसे आप लोग लड़ सकते हैं, उसका समाधान है, आप लोग संयम रखिए और उससे लड़ने का कोशिश कीजिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ आज का वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।